अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं अपने कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में, उसमें है हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अभी लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ प्रोग्रामिंग लिखी, उसका सिंटैक्स देखा, फ्लो चार्ट बनाया और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपने ये सीखा कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इफ स्टेटमेंट्स या इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे आपको कोई कंडीशन दी जाए, कोई ऐसा रिलेशन दिया जाए जिसमें कोई कंडीशंस हो। आया वो कंडीशंस बड़ी हैं, दो नंबर हम एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं, या बराबर है, या कोई डिविजिबल बाय है, या कोई ख़ास इवन है, ऑड है। कोई कंडीशन के साथ आपको जब भी इनपुट डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसमें कोई ना कोई रिलेशन आपको चाहिए होता है, तो आप वहाँ पे इफ स्टेटमेंट या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी हो, वहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब अभी तक हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स को देखा कि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। आज हम देखते हैं कि हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स। अब अगर आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे अगर इफ की कंडीशन के साथ अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, रिलेशन ट्रू हो जाता है, तो आप स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर एल्स एल्स का मतलब है सेकंड वाली ऑप्शन, अगर आपकी फर्स्ट ऑप्शन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो देन कंट्रोल विल टर्न टूवर्ड्स द नेक्स्ट एल्स ऑप्शन, एल्स ऑप्शन की तरफ कंट्रोल मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका आप सिंटैक्स चेक करें, यहाँ पर देखें कि द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ कंडीशन। आप कोई भी कंडीशन लिखेंगे, अब अगर वो कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ दैट कंडीशन और फर्स्ट स्टेटमेंट the condition or relational condition is false, then control automatically shift towards else statement and that will execute statement 2। तो अब पिछली इफ इससे कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट इफ के साथ थी, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें फॉल्स के बाद भी आपको कोई ना कोई ख़ास स्टेटमेंट चाहिए इसी कंडीशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप देखें आप इसको इस सिंटैक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर इफ़ यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट्स यू कैन राइट इट एज, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको इस स्टेटमेंट्स के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा ब्लॉक सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ़ कंडीशन, और अगर वो ट्रू हो जाती है तो ये पूरा स्टेटमेंट 1 2 m एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है देन एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एल्स वाली कंडीशन 1 2 n अप टू मतलब n तक जितनी भी हैं आपकी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद आपका कंट्रोल फाइनली इस इफ एल्स की नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट्स के ऊपर डन हो जाएगा। अब देखें कि इसका आप अगर फ्लो चार्ट बनाना हो, इसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना हो, तो तब आप क्या करेंगे कि अब आप देखें कि कंडीशन आपको दी जाएगी कोई भी, वो कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आप ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स है तो ब्लॉक 2 कैलकुलेट करें एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा फॉर श्योर, और उसके बाद आप इन ब्लॉक्स या इफ एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स की तरफ आपका कंट्रोल मूव हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल देखें, एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यूज स्टेटमेंट if else statement to find out whether the number is less than or greater than 100। आपने कोई भी एक नंबर इनपुट करना है, कीबोर्ड के थ्रू जाहिर हम अपना इनपुट प्लेस करते हैं, और चेक करना है कि आपका नंबर 100 से बड़ा है या छोटा है। अब आपने कोई भी नंबर रैंडम नंबर एंटर कर दिया, या तो दो ही ऑप्शन हो सकती हैं, या तो वो 100 से बड़ा होगा या वो 100 से छोटा होगा। लेकिन अपने प्रोग्राम के थ्रू आपने कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाना है, आप पहले आप प्रोग्राम का आप हेडर वाला
हिस्सा लिखेंगे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखें कि इंटीजर, आप कोई भी n इंटीजर डिफाइन करेंगे। इंटीजर आपने कोई वेरिएबल n डिफाइन कर दिया और उसके बाद अब आपने क्या किया, इस वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से देंगे, हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे। उससे पहले कंप्यूटर के ऊपर ये वाली स्टेटमेंट आ चुकी होगी क्योंकि ये आउटपुट स्टेटमेंट है, एंटर एन इंटीजर वैल्यू। ये जब आएगी स्क्रीन के ऊपर मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी वैल्यू एंटर करें, तो अब जो भी एंटर करेंगे वो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इनपुट की लिखी हुई है सी इन एन, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट अब जो भी एंटर करेंगे वो एन में जाके स्टोर हो जाएगा। अब कंडीशन आपका चेक किया जाएगा कि एन, अब क्योंकि कंडीशन आपने खुद लिखी हुई है कि इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 100, तो आपका जो एन एंटर किया है वो जाके चेक किया जाएगा कि एन जो है वो 100 से बड़ा है। अगर यस, इफ़ यस देन सी आउट नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अगर यस है तो आपका वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके साथ वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड इफ़ नो, अगर वो 100 से छोटा है तो आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली एल्स की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब एल्स की तरफ आप सेकंड पे आएंगे और फिर आपका सेकंड वाली ऑप्शन क्या है कि नंबर इज़ लेस देन 100। इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। इसी तरह का एक और प्रोग्राम है 2.8 राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड एंड देन प्रिंट द लार्ज नंबर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये बिल्कुल ऊपर वाले प्रोग्राम की तरह है, सिर्फ आपने जो रिलेशन या कंडीशन यहाँ पे लिखना है वो ये देख लें कि ए ग्रेटर देन बी है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद एक प्रोग्राम और है, ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रही हूँ, प्रोग्राम 2.9। इसको आप असाइनमेंट के तौर पे खुद करें, ना भी समझ आए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास एक और प्रोग्राम है छोटा सा, ये मैं आपको एक और प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड देन and print the message it is an odd number, if it is an odd number or else print the message it is an even number। अगर आपने कोई भी नंबर कीबोर्ड से एंटर करना है, अगर कोई रैंडम नंबर है, अगर वो ऑड नंबर है तो आप यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगी, एंड दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर तो आंसर आपका 1 आ जाता है इसका मतलब है कि दैट इज ऑड नंबर, तो आपकी पहली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एल्स अगर वो आपका आंसर रिमाइंडर आपका 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है, तो अब आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि देखें कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और जो ऑड नंबर होते हैं उनमें हमेशा रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। अब नेक्स्ट देखें आपके नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अच्छा, ये यहाँ पर हमारी एग्जांपल्स जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट वाली देखें, एक सेकंड में अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये हमारी एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ तक कि आप सॉल्व कर लें यहाँ तक, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लें। हमारा इफ एल्स वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ टर्न टुवर्ड्स द अदर टॉपिक, दैट इज़, अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स पीछे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, सॉरी, इफ एल्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि एक इफ को के अंदर ही आप कोई दूसरा इफ एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि इफ कंडीशन, इसका सिंटैक्स चेक करें, इफ कंडीशन 1। अगर आपकी यहाँ कंडीशन का मतलब है कि कोई भी रिलेशन होगा आपके पास, वो आप अगर तो वो रिलेशन ट्रू है, आपने ट्रू वैल्यू लिखी है, तो इसके साथ वाली कंडीशन तभी आपका कंट्रोल सेकंड वाली इफ कंडीशन पे आएगा। लेकिन अगर यहीं पे ही फॉल्स हो जाता है तो आप सेकंड पे तो पहुंचेंगे ही नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 सेटिस्फाइड होती है, ट्रू है, तो आप कैसे कहाँ पे जंप करेंगे, कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 भी अगर आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप कहाँ पे जंप करेंगे, स्टेटमेंट 2 पे।
ट्रू होने की सूरत में। जब ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद अब आपका कंट्रोल स्टेटमेंट 3 पे जाएगा। लेकिन अगर आपकी किसी तरह कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं होती तो तब भी आप याद रखें कि आप स्टेटमेंट 2 पे नहीं पहुंच सकेंगे, बल्कि आप फिर स्टेटमेंट 3 पे आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट्स अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वहाँ पर। इसका फ्लो चार्ट देखें। फ्लो चार्ट के जरिए आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। कंडीशन 1 ये वाली जो इसके अंदर है, ये अगर ट्रू हो जाती है तो तभी आप कंडीशन 2 पे पहुंचेंगे, और अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तब आप स्टेटमेंट 2 पे पहुंचेंगे। लेकिन आप देखें कि अगर कंडीशन 1 अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप कंडीशन 2 पे पहुंचेंगे ही नहीं। कंडीशन 1 फॉल्स होने की सूरत में आप डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 पे आएंगे और उस स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करने के बाद आगे वाली नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, इस नेस्टेड इफ की एग्जांपल देखें। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 इंटीजर वैल्यूज, कंपेयर दी वैल्यूज टू फाइंड आउट इफ दे आर इक्वल, यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट and print the message all values are equal if they all are equal, otherwise print the message these values are different। मतलब ये कि आपने 3 इंटीजर वैल्यूज एंटर करनी है और प्रोग्राम तीनों वैल्यूज़ को आपने प्रिंट उसी सूरत में करवाना है अगर वो तीनों बराबर है, मतलब 5 5 5 या 10 10 10 तीनों बराबर है। अगर उनमें से एक भी डिफरेंट हो जाती है तो आपका आउटपुट के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, या आप लिखेंगे कि दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट। तो इसके लिए पहले आप 3 इंटीजर्स डिफाइन कर लें और फिर आउटपुट स्टेटमेंट आपकी पहले आएगी, एंटर फर्स्ट वैल्यू, वो ए में चली जाएगी, सी इन ए है, सी आउट एंटर सेकंड वैल्यू, वो बी में चली जाएगी, सी आउट थर्ड स्टेटमेंट होगी, एंटर थर्ड वैल्यू, वो सी में चली जाएगी। अब ए बी सी को आपने 3 रैंडम वैल्यूज दे दी हैं। अब आपने अपने इस स्टेटमेंट को रन करना है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ये उसी टाइम हम सेकंड इफ पे पहुंचेंगे अगर ए और बी बराबर होंगे। अब सेकंड इफ अगर हमें ये बता देगा कि सी भी इन दोनों में से किसी एक के भी ए या बी के बराबर है, तो इसका मतलब है ए बी और सी तीनों बराबर हैं, तो आप फौरन से सी आउट ऑल वैल्यूज आर इक्वल ये प्रिंट आउट हो जाएगा। और अगर ए और सी बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, एल्स सी आउट। अब आपके पास प्रिंट आउट क्या आएगा, दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। ओके, इसकी एक सेकंड एग्जांपल है प्रोग्राम 2.13। ये इसी तरह की है, मिलती जुलती, आप लोग खुद करेंगे। प्रोग्राम 2.14 ये भी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रही हूँ, इसको सॉल्व करके मुझे जमा करवाएं। और उसके बाद हम आते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर की तरफ। इफ स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर पढ़ा। मतलब इफ विद एन इफ के अंदर ही एक और इफ है, इफ और इफ के अंदर काफ़ी सारे इफ हो सकते हैं, जितने मर्जी आप नेस्टेड करते जाएं। अब है नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर भी इफ एल्स स्ट्रक्चर ही मौजूद है। देयर आर मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर्स, एक ही इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर और इफ एल्स स्ट्रक्चर मौजूद है। सो व्हेन इन if else structure is placed, another if else structure is called nested if else। और इसकी सिंटैक्स देखें जिसने लिखा हो। फॉर एग्जांपल पहले आप लिखेंगे if कंडीशन 1 वो ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1, else अगर वो फॉल्स है तब कंट्रोल आपका सेकंड इफ पे आएगा और वो कंडीशन 2 को देखेगा, अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट 2 रन करवाएगा, और उसके बाद अगर वो ट्रू नहीं है तो वो else दोबारा else पे जाएगा। else के अंदर फिर आपने if कंडीशन लगाई हुई है, if कंडीशन 3, और सिमिलरली ये सिस्टम आपका चलता ही रहेगा। स्टेटमेंट 3 और उसके बाद एल्स, अगर उसके बाद फिर कंडीशन कोई भी रैंडम कंडीशन m है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो स्टेटमेंट m कंटिन्यू होगी, एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आप फिर दोबारा से एल्स की तरफ टर्न करेंगे। और अगर फिर एल्स स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है कि स्टेटमेंट n, अगर स्टेटमेंट n है तो ये आपकी स्टेटमेंट n जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसका फ्लो चार्ट देख लें कि कंडीशन है आपके पास, अगर वो ट्रू है तो आपके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगी पैरेंथेसिस के अंदर पहले वाली कंडीशन इसके साथ वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो ट्रू नहीं है, फॉल्स, सेकंड कंडीशन चेक की जाएगी, अगर वो ट्रू है सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
अगर ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं है, तो अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप सारी की सारी इफ एल स्ट्रक्चर के बाहर आ जाएंगे, स्टेटमेंट आफ्टर इफ एल स्ट्रक्चर वो एग्जीक्यूट होंगे। उसकी एक एग्जांपल दी है प्रोग्राम 2.15, ये देख लें। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग नेस्टेड इफ एल स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रोग्राम आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें नेस्टेड इफ एल्स ही लगाना है और प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड ही करना है, आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एक तरीका दे दिया जाए, मेथड बता दिया जाए कि इसको आपने ख़ास मेथड के ज़रिए करना है, तो तब आपने उस पर वही मेथड लगाना है। जैसे कि इस प्रोग्राम में आपको बता दिया गया है कि आपने नेस्टेड इफ एल्स ही यूज़ करने हैं, तो अब आप नेस्टेड इफ एल्स ही यूज़ करेंगे। और इसमें आप देखें कि आपने कितने आपको चाहिए इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल हमें 2 चाहिए, वो यहाँ पे इंटीजर ए भी डिफाइन हुए हुए हैं। एक करैक्टर वेरिएबल भी चाहिए, वो आपने ओपी से मेंशन किया हुआ है। मतलब कोई भी करैक्टर प्लस माइनस वगैरह का सिंबल कोई भी आप एंटर करेंगे तो वो ओपी में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर अब आप अपना आउटपुट पे लेंगे एंटर फर्स्ट इंटीजर ऑपरेटर एंड सेकंड इंटीजर, प्रेस एंटर की। अब क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करनी है, पहले फर्स्ट इंटीजर वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर ऑपरेटर प्लस माइनस वगैरह वो ओपी में जाके सेव हो जाएगा, और फिर आपने फिर इंटीजर एंटर करना है, वो बी में जाके सेव हो जाएगा। अब कंडीशन देखें, सी इन पे देखें, ए ओ पी बी ये सारा डाटा इनमें जाके सेव हो जाएगा। अब कंडीशन देखें, पहला इफ ऑपरेटर के अंदर अगर प्लस साइन है तो क्या होगा, एडिशन का प्रोसीजर होगा या ऑपरेशन होगा, और ए प्लस बी दोनों जो आपने वेरिएबल्स दिए थे उनका सम आपको यहाँ पे प्रिंट आउट में मिल जाएगा। अगर एडिशन आपने ना एंटर की हुई सब्ट्रैक्शन, तो फिर मतलब इफ स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट होना, अब डायरेक्ट एल्स पे जाएंगे। एल्स स्टेटमेंट क्या, दोबारा से इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन ही है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको पता है कि फ़ौरन इसके फॉलोइंग जो कंडीशन होगी या ऑपरेशन होगा वो होगा। अगर माइनस ही आपने एंटर किया है तो सी आउट पे आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी, और अगर आपने माइनस एंटर नहीं किया तो आपकी ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि हम एल्स स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। एल्स में क्या है, ऑपरेटर डिवीजन का। अगर डिवीजन है, डिवीजन एंटर करेंगे, डिवीजन हो जाएगी। बट अगर ये डिवीजन भी नहीं है, आपने एंटर डिवीजन भी नहीं की हुई बल्कि कुछ और एंटर किया है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रन नहीं होगी और आपका कंट्रोल एल्स अगले नेक्स्ट एल्स की तरफ चला जाएगा। और नेक्स्ट एल्स में फिर से इफ आपने लिखा हुआ है, इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर को चेक किया जा रहा है कि अगर रिमाइंडर वाला ऑपरेटर आपने एंटर किया हुआ है तो सी आउट पे आपको रिमाइंडर जो भी आपकी दोनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा बच जाएगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ये भी नहीं है, इन चारों ऑपरेटर्स के अलावा कोई और ऑपरेटर आपने एंटर किया है, तो आप नेक्स्ट सेल्स पे पहुंचेंगे और आपका प्रोग्राम आपको देगा इनवैलिड इनपुट के आपने इन चारों में से कोई और ये वाली ऑप्शन दी ही नहीं हुई, तो इनमें से कुछ भी प्रिंट आउट नहीं होगा और आपका आउटपुट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे इफ़ के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, ज़हन में रखें। इफ़ एल्स, फिर इफ़ एल्स, फिर नेस्टेड इफ़ और फिर नेस्टेड इफ़ एल्स। ये 4 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं और इनकी हर एक की मेरे ख्याल 3 एग्जांपल्स हैं। लास्ट वाले की 1 एग्जांपल है, ये आपने सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। और मैं सिलेबस भी चेक कर लेती हूँ कि उसमें नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में से क्या क्या कुछ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर